हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम एनवायरनमेंट की घटना चक्र से स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, सो मुझे आई थॉट कि घटना चक्र कर लेनी चाहिए बिकॉज दिस इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन टू एनी ऑफ द जीएस क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं तरीका बता देती हूँ कैसे करने वाले हैं। जो क्वेश्चन मुझे पहले से पता है तो मैं उनको काटते चल रही हूँ, या मुझे लग रहा है कि हाँ अगर ये पेपर में कभी भी आया बिना रिवीजन के मैं इसको तब भी सही कर दूँगी, तो मैं काटती चल रही हूँ। या फिर एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है तब भी मैं उसे काटती चलूँगी। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। और धीरे धीरे हम भी समझते चलेंगे आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ का मैंने 33 पेजेस तक कर लिया है। इसके पीछे वाला जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसके आगे से स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिस्ट्रप्शन ऑफ नेचुरल बैलेंस ऑफ एन इकोसिस्टम बाय नेचुरल और ह्यूमन कॉज्ड डिस्टर्बेंसेस इज़ नोन एज इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। मतलब कि जो भी नेचुरल बैलेंस है उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है अगर किसी भी तरीके से, तो उसको इकोलॉजिकल इम्बैलेंस कहेंगे, जो कि ह्यूमन कॉज्ड है। ठीक है, तो डिस्ट्रप्शन नेचुरल बैलेंस का बाय ह्यूमंस इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। लेकिन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और प्रिवेंशन में जो हमें ज़रूरत होती है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने की, तो ताकि पोल्यूशन कम हो सके एंड एनवायरनमेंट को भी हार्म ना पहुँचे। डिफॉरेस्टेशन मेन कॉज है किसकी? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की। जो डेजर्टिफिकेशन है, फ्लड, फेमाइन, रेनफॉल वेरिएशन और कॉन्सिक्वेंस एंड कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ बता रखी हैं कि कौन कौन सी कॉजेज़ होती है, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर। ठीक है, हैवी डिमांड ऑफ पेपर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे डिफॉरेस्टेशन होगा, अर्बनाइजेशन, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। आई होप यू ऑल नो दैट। ठीक है, तो आगे करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इसमें से कौन इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको मेंटेन करने में हेल्प नहीं करेगा? कौन नहीं करेगा? एफॉरेस्टेशन, तो पेड़ लगाना हो गया। रेन वाटर मैनेजमेंट अच्छी बात है। बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी बात है। कटिंग फॉरेस्ट नहीं हेल्प करेगा। तो अब मैं इस क्वेश्चन को काट दूंगी क्योंकि इसको मैं कभी भी पढ़ूंगी ना तो मैं इसको सही ही करूँगी। ठीक है, तो अब मैं इन ऐसे इजी क्वेश्चन में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगी, रादर मैं वो क्वेश्चन पे ध्यान दूंगी जो मैं हमेशा गलत करती हूँ या मोस्ट ऑफ द टाइम मैं गलत करूँगी। अगर मैंने रिवाइज़ नहीं किया तो मेरे से गलत हो जाएगा। बट इस टाइप के क्वेश्चंस ना कोई भी सही कर देगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया? रेनफॉल वेरिएशन, फ्लड, फेमाइन, डेजर्टिफिकेशन, डिफॉरेस्टेशन। तो ऑफकोर्स डिफॉरेस्टेशन होगा इसका आंसर। इसको भी मैं कट कर दूंगी क्योंकि ये भी मैं सही कर दूंगी। आप अपने हिसाब से कटवट जो भी करना है वो करिए। मान लीजिए मेरे लिए कोई क्वेश्चन आसान है लेकिन आपके लिए वो टफ़ है, या आपके लिए कोई क्वेश्चन आसान था मेरे लिए वो टफ़ था तो मैंने मार्क कर दिया। सो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को सही करना है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो कौन सा इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है? लंबरिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, वन मोर। ये सारे जो मुझे लंबरिंग के बारे में नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि सोशल फॉरेस्ट्री अच्छी बात है, वन महोत्सव अच्छी बात है, ये फॉरेस्टेशन अच्छी बात है। तो अब मैं यहाँ से एलिमिनेट कर दूँगी कि ठीक है भैया इसका लंबरिंग होगा। ठीक है, तो इसको भी मैं काट दूंगी। नाउ आई नो कि लंबरिंग जो है वो डिस्टर्ब करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इकोलॉजिकल बैलेंस। कौन इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड नहीं है? ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी मैं काट दूंगी। तो ऑलमोस्ट सब कट गया है इकोलॉजिकल बैलेंस से। तो बस जो मैंने ऊपर का हाईलाइट किया है, पेपर से पहले सिर्फ मैं इन्हीं चीज़ों को देख कर जाऊँगी। ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी मतलब कि कितनी आप में क्षमता है। एक मान लो एक टंकी है, उसमें कितना पानी आ सकता है, कितनी उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। अगर इतने से ज़्यादा उसमें पानी डालेंगे तो वाटर ओवरफ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज इज एन environment is the maximum population size of the species that the environment can sustain indefinitely given the जो भी अवेलेबिलिटीज़ हैं फूड, वाटर, हैबिटेट की। तो मतलब इज़ द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन सस्टेनेबली सपोर्ट वैन एवर द पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन द कैरिंग कैपेसिटी। तो इससे क्या होता है कि हमारे इकोसिस्टम पे प्रेशर आता है। ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो इसमें हमारा ये जो इकोसिस्टम है वो फेल कर जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली ग्राफ दे रखा है। द बायोटिक पोटेंशियल इज़ द मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म under optimum environmental condition. It is denoted with the letter R. However, there is a limit beyond which the environment cannot sustain organism मल ग्रोथ. दिस इज़ कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी का मतलब आप सबको समझ में आ गया होगा कि जितनी औकात है उसके अनुसार अपनी चीज़ें करनी है, ऊपर करोगे तो सिस्टम फेल हो जाएगा. ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, रेट ऑफ रिसोर्स the rate of resource extraction should remain above the rate of resource generation. कि मतलब ये कह रहे हैं कि जो आप रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करोगे, जो रिसोर्स निकालोगे, वो हमेशा ज़्यादा रहने चाहिए जो हमारे रिसोर्स जनरेशन हो रहे हैं. अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कभी? जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट. ये बिल्कुल सही बात है, तो ओनली 2 होगा इसका आंसर. ठीक है, तो ये देखो कितना आसान सवाल यूपीपीसीएस 2025 में पूछा गया था. तो इसको भी मैं काट दूंगी बिकॉज आई विल मार्क इट राइट वेन एवर इट इज़ आस्क्ड. ठीक है, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट कैन बी सपोर्टेड बाय द एनवायरनमेंट इन अ गिवन एरिया इज नोन एज कैरिंग कैपेसिटी. इसको भी मैं काट देती हूँ. Which one of the following term describes not only the physical space occupied by an organism but also its functional role in the community of organism. ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें से कौन सा टर्म ये डिस्क्राइब करता है कि नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इज फंक्शनल, कि ना सिर्फ वो वहाँ रह रहा है बल्कि उसका वहाँ पे फंक्शनल काम भी है. ठीक है, इकोलॉजिकल नीश तो नहीं होगा. हाँ, इकोलॉजिकल नीश है, सॉरी. ठीक है, तो हाँ, इसका आंसर इकोलॉजिकल नीश होगा. मेरी पहले जिस पर नज़र आती है ना वही सवाल सही आ जाता है. ठीक है, तो उसको मैं मार्क कर दूंगी क्योंकि मेरा शायद ही गलत हो जाता पेपर में भी, और आई माइट बी कन्फ्यूज इन दिस. तो इतने पेज में हमें ये मिला सिर्फ पढ़ने लायक. ठीक है, तो नीश कैरेक्टराइज द पोजिशन ऑफ स्पीसीज विद इन एन इकोसिस्टम कंप्राइजिंग स्पीसीज हैबिटेट रिक्वायरमेंट एज वेल एज इस फंक्शनल रोल. अब आते हैं फूड वेब और फूड चेन पे. काफ़ी सवाल आते हैं यहाँ से भी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और भी सारे स्टेट पीसीएस वगैरह में. तो द मोस्ट ऑब्वियस एस्पेक्ट ऑफ नेचर इज़ दैट एनर्जी मस्ट पास फ्रॉम. मतलब यही है कि फूड चेन बहुत ही बेसिक चीज़ है कि आप किसी ने किसी को खाया, किसी ने किसी को खाया, किसी ने किसी को खाया. वेब हो गया कि बहुत बड़ा, मतलब एक ही चीज़ को बहुत सारे लोग खा सकते हैं, फिर उसी बहुत सारे लोगों को भी बहुत सारे लोग खा सकते हैं, तो एक वेब तैयार हो गया. ठीक है, तो जैसे कि जो हर्बीवोरस एनिमल है वो प्लांट्स पे निर्भर करते हैं, तो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है प्लांट टू एनिमल. इसको मैं मार्क नहीं करी बिकॉज आई नो दिस. तो इकोसिस्टम में जब कोई एनिमल किसी और एनिमल के ऊपर डिपेंड होता है या फिर वो उसे खाते हैं, फिर वो एक तो फिर एंड जो होता है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से होता है, तो इट क्रिएट अ फूड चेन. तो ईच चेन हैज़ ओनली 4 to 5 such link. Any substance consumed to provide nutritional support for an organism is called. Okay. Sorry for the disturbance. Food chain depict the flow of energy through different organisms in an ecosystem. Notably, this flow is unidirectional. तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि unidirectional होता है. ये नहीं है कि अगर प्लांट को हिरन ने खाया है तो प्लांट फिर हिरन को खा लेगा, ऐसा मतलब वो पीछे नहीं जाती ज़्यादातर. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रास को ग्रासहोफर ने खाया, ग्रासहोफर को फिर फ्रॉग खा गया, तो फ्रॉग को कौन खा गया? स्नेक खा गया. तो फ्रॉग कौन हुआ? सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक हो गया टर्शरी. तो ग्रास गोट ह्यूमन में भी होता है, जैसे ग्रास को गोट ने खाया, गोट को ह्यूमन ने खा लिया. ठीक है, तो ह्यूमन ओमनीवोरस हो गया. ओमनीवोरस मतलब ऑटोट्रॉप का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, जो अपना खाना खुद बनाते हैं. हर्बीवोरस ऑब्वियसली शाकाहारी. ठीक है, एंड ओमनीवोरस वो होते हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं. Okay, food chain, there are trophic level, autotroph, primary consumer, secondary, tertiary. Okay, primary consumer herbivorous, carnivorous जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा लेते हैं, टर्शरी कंज्यूमर इज़ द लार्ज कार्निवोर. ठीक है, तो ये कुछ मुझे काम कहीं लग रहा. फाइटोप्लैंक्टन को देख लेते हैं. फाइटोप्लैंक्टन क्या है कि इसको माइक्रो एल्गी भी कहते हैं, सिमिलर टू टर्शियर प्लांट्स.
इज़ दैट दे कंटेन क्लोरोफिल एंड रिक्वायर सनलाइट टू लिव एंड ग्रो। तो बहुत सारे जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो बायोएंट होते हैं एंड फ्लोट इन द अपर पार्ट ऑफ द ओशन। तो जब सनलाइट पेनिट्रेट करती है वाटर में तो ये वहाँ से इनको इनका फोटोसिंथेसिस हो जाता है। उसी के साथ फाइटोप्लैंक्टन ऑल्सो रुका है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जैसे कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फर। तो इसको ये कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स में। तो फाइटोप्लैंक्टन ओशन और डीप वाटर में मिलेंगे, रूटेड प्लांट शैलो वाटर में मिलेंगे, एंड ग्रासेस और डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट प्लांट आपको ग्रासलैंड में मिलेंगे, क्रॉप प्लांट क्रॉप लैंड में मिलेंगे। तो बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो डियर हर्बीवोरस सबको पता है। आंट जो है वो डिकम्पोजर भी है, प्राइमरी कंज्यूमर भी है एंड स्कैवेंजर भी है। आंट को देखा होगा, बहुत सारी आंट मिलके एक कॉकरोच को उठा के ले जा रही होती है, तो स्कैवेंजर भी हो गई ये लोग। प्राइमरी कंज्यूमर कुछ भी, इनको कुछ भी डाल दो, चीनी वीनी डाल दो तो वहाँ पे भी मिल जाएंगी। डिकम्पोजर के मतलब कुछ भी मर गया तो उसको भी ये ख़त्म कर देते हैं, मतलब खा पी के। प्राइमरी कंज्यूमर जैसे कि ये पत्ती वत्ती भी खा लेती है, कई बार किसी फूल पे भी आपको दिखी मिलेंगी, ठीक है। टाइगर आपका कार्निवोरस है, फॉक्स इज ओमनिवोरस। डिकम्पोजर मतलब बेसिकली नेचर के रिसाइकल होते हैं, ठीक है। एंड द टर्म ऑर्गेनिक मैटर रेफर टू द मैटर दैट कम्स फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। Decomposer are mainly the microorganisms such as bacteria and fungi in the form of yeast and mold that break down। ठीक है, मुझे ये कोई काम का नहीं लग रहा। डायटोम, क्रिसॉन्स, हरिंग, तो ये पूछा जाता है, ठीक है, ये चेन पूछी गई है किसी एग्ज़ाम में, डायटोम, क्रिसॉन्स एंड हरिंग, ठीक है। तो अब लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है कौन किसको खाता है ऑन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम। तो ग्रास, ग्रासोफर, फ्रॉग, स्नेक। ग्रास, ग्रासोफर, फ्रॉग, स्नेक, ये दोनों सेम ही है। अच्छा, स्नेक फ्रॉग कर दिया है तो ये तो पता ही है हमें, गलत होगा, अभी ऊपर देखा है। ग्रासोफर फ्रॉग पहला ही सही है इसमें, तो ये मैं काट देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ही इसको मार्क कर लिया, डबल डबल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, तो कौन इसमें से फूड चेन बनाएगा? ग्रास गोट ह्यूमन बनाएगा, ठीक है, तो बी है इसका आंसर। 2 बार पूछा गया है, 16 में भी 15 में भी। ग्रीन प्लांट इन इकोसिस्टम सबको पता है प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं ये लोग, ठीक है, कंज्यूमर कहाँ से हो जाएंगे भाई, तो इसको काटो यहाँ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो बायोटिक कंपोनेंट कौन सा नहीं है? तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है जिसमें जान है, जो सांस ले सकता है। तो एयर तो ए बायोटिक होगी, तो इसको काट देंगे यहाँ पे। ए फूड चेन इलस्ट्रेट द ऑर्डर इन विच अ फूड ऑफ ऑर्गेनिज्म फीड अपॉन ईच अदर, ठीक है, सही बात है। फूड चेन आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, ठीक लग रहा है सुनने में भी। फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ ईटन बाय दी अदर, ईटन बाय अदर। तो देखते हैं इसका आंसर, ओके ओनली 1 है इसका आंसर, ठीक है, इसको काटते हैं। इसको मैं मार्क कर लेती हूँ क्योंकि ये मेरा गलत हो गया है, ठीक है। तो इसका क्या बोला था इसने? ए फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज़ ईटन बाय द अदर। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म थोड़ी ना बताती है, वो तो बस ये बताती है कि कौन किसको खा रहा है, ये थोड़ी ना बताएगी कितने लोग किसको खा रहे हैं। तो 3 कट गया हमारा, मान लो, चलो 3 कट गया। मुझे सेकंड वाले में थोड़ा वो है, विद इन, अच्छा हाँ सही बात है, विद इन द स्पीसीज़, विद इन द पॉपुलेशन नहीं होता ना, ये तो पूरा वेब टाइप होता है कि कौन अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग पॉपुलेशन किसी को भी खा सकती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि इन्होंने some of the animal feed on the other living organism while some feed on dead or the, अच्छा इन्होंने तो उसे वो ही बता दिया है, ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम। प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है? अभी हमने देखा था आंट तो होती है, तो इसको काटो, इसको काटो, तो डियर भी होगा। टाइगर और फॉक्स तो नहीं होंगे प्राइमरी कंज्यूमर, तो 1 और 2 होगा, ठीक है। इसको भी मैं फॉर अ रिवीजन रखूँगी अपने पास।
ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं ह्यूज फॉल, अगर बटरफ्लाइज़ की पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है तो क्या इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? पॉलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली इफेक्टेड, ठीक है, सम प्लांट्स हो सकता है। कुड बी ए ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड, बिल्कुल नहीं होगा। ड्रास्टिक इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ बटरफ्लाई के गिरने से कहाँ ही होता है इतना। इट कुड लीड टू अ फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ सम ऑफ स्पीसीज ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, कुड लीड टू, कुड मे बी सम, ठीक है, तो ये सही होते हैं, तो इसका आंसर है सी। ठीक है, इसको भी मैं रखूँगी क्योंकि मैं थर्ड वाले में थोड़ा फंबल कर गई थी, तो जबकि मैंने कर रखा है पहले भी। ओके, इन अ फूड चेन मैन इज़, तो फूड चेन में मैन कौन है? प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उसका आंसर डी होगा। वेरी इजी, तो काटो यहाँ से। मरीन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होगा? फाइटोप्लैंक्टन होंगे। प्लैंक्टन नहीं है, प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ अ पॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैगेलेट्स, ठीक है। तो पॉन्ड के इकोसिस्टम में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैगेलेट्स। ओके, ये तो मुझे नहीं पता, पर चलो लगा दें दिमाग। इकोसिस्टम में, एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ अ पॉन्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अच्छा, डीकम्पोजर, ये इट्स राइट आंसर, ठीक है। बट क्योंकि ये थोड़ा रिसेंट का क्वेश्चन है तो इसको मैं थोड़ा रख लेती हूँ इसका, क्योंकि ये मुझे ये पढ़ना होता है नीचे वाला। फंजाई, बैक्टीरिया, क्योंकि ये जो फ्लैगलेट्स है ये मैंने कभी नहीं सुना, तो ऐसे कभी क्वेश्चन में आ सकता है कि फ्लैगलेट्स क्या है, मतलब क्या है ये? डीकम्पोजर है, कंज्यूमर है, ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट है, ऐसे कुछ आ सकता है। तो नहीं जी, फ्लैगलेट्स जो है आपका डीकम्पोजर है और इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम ऑफ अ पॉन्ड। तो कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंक्टन, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म। तो MPPC उसने B एंड C, अच्छा कंज्यूमर भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये देखते हैं, मतलब कि ये कंज्यूमर भी है फ्लैगलेट्स जो है, और ये डिकम्पोजर भी है, ठीक है। अमंग द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द प्रोड्यूसर सिस्टम, अच्छा ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। थोड़ा आप ऑड वन आउट भी जा सकते हो, काउ, टाइगर, पिकॉक में ग्रीन प्लांट्स थोड़ा अलग सा लग रहा है ना, तो ग्रीन प्लांट। ट्रॉपिक लेवल 1 में कौन आते हैं? ग्रीन प्लांट्स ही आएंगे ऑब्वियसली। वर्क एज इंटरमीडिएट्स बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, तो बीच में कौन आएगा इनके? बायोटिक और एबायोटिक के डीकम्पोजर आएंगे। दोज प्लांट विच मैन्युफैक्चर फूड बाय सिंथेसिस आर कॉल्ड डीकम्पोजर नेचर। हाँ, तो दे प्रोड्यूसर और डीकम्पोजर, अरे हाँ, द प्रोड्यूसर एंड डीकम्पोजर एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड, तो प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं और डीकम्पोजर भी हो सकते हैं, ठीक है। द प्रोडक्शन एट द ऑटोट्रॉप लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेटरोट्रॉप लेवल, मतलब द प्रोडक्शन ऑफ ऑटोट्रॉप लेवल इज सेड टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, हाँ ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ हेटरोट्रॉप लेवल, बोथ 1 and 2, पर फिर भी बिकॉज आई वॉज स्टक एट दैट हेटरोट्रॉप लेवल, हेटरोट्रॉप लाइक हर्बीवोरस आर द सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ओ अच्छा ठीक है। माउंटेन मोस्ट स्टेबल एबायोटिक कंपोनेंट, बैक्टीरिया, ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम, रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग, क्या मतलब है ये? क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। पेयर इज करेक्टली मैच, तो माउंटेन मोस्ट स्टेबल है, ग्रीन प्लांट इकोसिस्टम, अच्छा। ऑल द पेयर मैंशनड इन द क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इकोसिस्टम बट करेक्टली मैच इज ओनली 3। एन इकोसिस्टम इज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजक्शन विद द नॉन लिविंग, ठीक है, हाँ सही बात है।
क्योंकि मोस्ट स्टेबल जो आपका इकोसिस्टम है इट इज़ मरीन, नॉट माउंटेन। और रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग से कैसे रिलेटेड हो गई? एबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया नहीं होते, एबायोटिक कंपोनेंट होगा एयर, वाटर, माउंटेन, रिवर्स। ठीक है। Concerning the food chain in an ecosystem, which of the following kind of an organism is are known as decomposer? तो decomposer कौन कौन है इसमें? अभी हमने देखा था ऊपर फंजाई तो हमारा है, ठीक है। तो ये काटो 2 and 3 तो हो गई। वायरस तो मुश्किल होता है, 2 and 3 आंसर है इसका, ये ठीक है। तो डिकम्पोज आर नेचर्स रिसाइकल, ठीक है। तो अभी हमने देखा था डायटम्स क्रिसोहर्निंग्स, यस इट इज़ राइट आंसर। तो इन दोनों को ही मैं काटती हूँ। ओके, नाउ लेट्स कम टू फ्लो ऑफ एनर्जी। तो यस हमें पता है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी इकोसिस्टम में होता है यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब वन डायरेक्शन होता है। द एनर्जी, ये ऐसा थोड़ी ना है कि इंसान ने बकरे को खा लिया तो बकरा इंसान को खा जाएगा, है ना। दोबारा जिंदा कैसे होगा बकरा, मतलब द एनर्जी एंटर द प्लांट फ्रॉम द सन थ्रू फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ फूड। दिस एनर्जी इज देन पास्ड ऑन फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू अनदर इन एन फूड चेन। The energy given out by the organism as heat is lost to the environment. It does not return to be used by the plant. ठीक है, तो यही बात है, it does not return to be used by the plant again. This makes the flow of energy in the ecosystem unidirectional. Okay. Biosphere is the sum total of all, according to the first law of thermodynamics. Energy can neither be created or destroyed. Energy change form, second law है during the process of energy conversion a part of the energy is always lost in the form of heat. Magnitude of energy always decreases when it passes from one tropic level to another. It is notable that herbivores can only assimilate 10% of the gross productivity of products. 10% लॉ तो सबको ही पता है, किसका है ये ध्यान रखना है, रेमंड लिंडमैन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 1940s. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट, मतलब सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। द रिमेनिंग ऑफ लॉज ड्यूरिंग ट्रांसफ़र ब्रोकन डाउन इन रेस्पिरेशन और लॉस टू इनकम, मतलब इस सबको बताया यार क्या होती है 10% एनर्जी। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप, प्राइमरी, सेकेंडरी, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, पिरामिड। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किसका पिरामिड अपराइट होता है, किसका डाउन होता है, ठीक है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें ये बताते हैं कि किस पे कितना वो जा रहा है, एनर्जी जा रही है, या कौन पर्टिकुलर अपनी नीश में कौन पावरफुल है। जैसे मान लो यहाँ पे सबसे बड़ी बिग फिश है, उसके बाद स्मॉल फिश, प्लैंकटन, है ना। एक मिनट, however in a pond the producer are small organisms, their biomass is very less and their values gradually show an increase toward the apex of the pyramid inverted in shape. तो इसमें हमें पता चल गया कि जो पॉन्ड है उसका जो पिरामिड होगा वो कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा शेप में। इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इको बॉडी में कौन सी होती है, सोलर एनर्जी। धूप से ही तो मिल रही है सबको एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी, ठीक है। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इको
of an ecosystem is solar energy. Which of the following statement is correct? तो करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है? जो एनर्जी फ्लो होता है बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल होता है, सही बात है. बायोसाइक्लिकल तो नहीं होता. रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग, नहीं. तो ए ही सही है इसका. ठीक है, काटो यहाँ से. %% लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ए है इसका आंसर. एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरी ट्रॉपिक लेवल. अब ये देखो, ये पढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर अबाउट 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द सनलाइट डेट फॉल्स ऑन देयर लीव्स. ठीक है. Around 10% of organic matter reaches to the next higher level of consumer. तो मुझे पता है कि ये तो बिल्कुल सही है. Green plant in terrestrial ecosystem capture about 1% of energy. 1% of energy of the sunlight. क्या है इसका? both 1 and 2. ठीक है, both 1 and 2 है इसका आंसर. ठीक है. अब हमें पता चल गया कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो सिर्फ सनलाइट एनर्जी का 1% ही उनकी पत्तियों पे गिरता है. बाकी लिंडमैन का तो हमें पता ही है. 10% रूल किसका है? लिंडमैन का. ओ, ये इसमें आ रखा है, देखा? 2025 में भी पूछा गया है ये. पिरामिड ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम ऑलवेज अपराइट. तो इसको मैं मार्क करूँगी बिकॉज आई ऑफन गॉट कन्फ्यूज इन कि किसका अपराइट है, किसका इन्वर्टेड है. किसका अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों हो सकता है. ठीक है. ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय डी. ये थोड़े रीसेंट क्वेश्चंस को ना मैं रख लेती हूँ जो थोड़ी से वैसे होते हैं ना, ताकि आई कैन रिवाइज दैम बिफोर एग्ज़ाम. डिक्रीजेस, इसको काटो यहाँ से. द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ कोर्स डिक्रीज. द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर्स. कार्निवोर्स ही तो होता है हमारे टॉप कार्निवोर्स. ठीक है. बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम? तो पॉन्ड. जो पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम? तो ये पॉन्ड हो गया. इन्वर्टेड किसका होगा? अभी हमने देखा था मरीन का. ओके. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो 3 वर्ड्स होते हैं हमारे. एक हो गया मैग्निफिकेशन, एक हो गया हमारा एक तो मैग्निफिकेशन हो गया, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन. ठीक है. एक होता है यूट्रोफिकेशन. तो इसमें कई बार जैसे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें, तो इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे. ठीक है. तो देखो, मैग्निफिकेशन मतलब कि किसी भी टॉक्सिक मटेरियल का सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में इसका कंसंट्रेशन बढ़ना. ठीक है. क्योंकि जो टॉक्सिक सब्सटेंस किसी एक प्राणी में आया है बाय एन ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड एंड इज दस पास, क्योंकि ना वो पचा है ना वो निकला है उस बॉडी से बाहर. अब क्योंकि जिस प्राणी में वो था, जिस फिश में वो था, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो फ़िश किसी और ने खा ली, किसी और जानवर मतलब किसी और बड़ी मछली ने खा ली, तो अब डायरेक्टली उसके अंदर चला गया. फिर वो बड़ी मछली किसी और बड़ी मछली ने, देन ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू रहती है. मान लो बड़ी मछली मर गई, उसको छोटी छोटी मछलियों ने खा लिया, है ना. तो ये क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन बढ़ रहा है ना टॉक्सिक मटेरियल का एट अ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल.
ठीक है। तो दिस फिनोमेना इज़ वेल नोन एज मरकरी। तो क्या क्या होता है इनके अंदर, मरकरी या DDT होता है। तो DDT इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बायोलॉजिकली। इट्स कंसनट्रेशन इंक्रीज इन द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर। तो स्नेक जो है टर्शरी कंज्यूमर है, सो द कंसनट्रेशन ऑफ DDT सबसे ज़्यादा किस में हाई होगा, स्नेक में। अब मैं कहूँ कि ये मान लो फ्रॉग ने खा लिया, है ना, लेकिन फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, मान लो सम स्कैवेंजर। तो सबसे ज़्यादा जो होगा ना, तो ये हमारी जो टॉप पे जो कार्निवोर्स होते हैं उनमें होता है ये। DDT क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है। अब देखते हैं बायोनॉमिक्स एंड बायोमैग्निफिकेशन। तो इकोलॉजी में बायोनॉमिक्स, ठीक है, सिनोनियम होता है इकोलॉजी का। stresses the value of natural ecosystem which influence human system is not related to management of life। तो नॉट रिलेटेड, ठीक है, लाइफ के मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है ये। 2 और 3 होगा इसका आंसर, तो ठीक है। इसको मैं काट दे रही हूँ क्योंकि नहीं काट नहीं रही, चलो फॉर अ सेकेंड रीडिंग के लिए इसको मैं रख लेती हूँ यहाँ पे। आजा बेटा। DDT किस में होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली हाईएस्ट कंसंट्रेशन स्नेक, यस स्नेक में। अब देखते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल एक्चुअली वी विल सी टुमारो बिकॉज माई एप्पल पेंसिल इज़ अबाउट टू डाई, और लेक्चर भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो ठीक है, कल से हम बायोजियोकेमिकल साइकिल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, गुड